एक वैज्ञानिक ने चाकू से कोबरा को दो हिस्सों में काट दिया। फिर उसने उसका एक हिस्सा एक कांच के बीकर के पास रखा। अजीब बात थी कि सांप की पूंछ से अचानक नीले रंग की अनगिनत सैंकड़े निकली और उन्होंने कांच को खाना शुरू कर दिया। कटी हुई पूंछ फिर से उगाई। वैज्ञानिक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रयोग सचमुच कामयाब हो जाएगा। इससे उसका अगला शोध आसानी से आगे बढ़ सकता था। उसने जल्दी से सांप के मुंह से एक चिप निकाली और उसे एक बीकर में इंसानी जीन के साथ मिला दिया। प्रक्रिया को शांत रखने के लिए उसने टाइमर सेट किया और इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बीते ही दोनों ने हैरानी से देखा कि मंच पर अचानक एक विशाल अंडा उगाया। जैसे ही वैज्ञानिक उसके पास गया, उसमें हलचल हुई। अचानक उसमें से छोटे छोटे इंसानी हाथ निकले और झिल्ली को फाड़ दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसमें से एक इंसान निकला। वैज्ञानिक कुछ कर पाता इससे पहले वो राक्षस खड़ा हुआ और पलक झपकते ही एक आकर्षक पुरुष में बदल गया। उसके मजबूत शरीर को देखकर वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन अगले ही पल वो पुरुष ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मार डाला। पास खड़ा सहायक ये सब देखकर डर गया और मौका देखकर भाग निकला। राक्षस ने उसका पीछा नहीं किया। वो अपने शरीर से इतना मोहित था कि उसे जानना था कि क्या उसमें अब भी पुनर्जनन की शक्ति है। उसने पास पड़ा चाकू उठाया और बिना पलक झपकाए अपनी उंगली काट दी। उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। उसने खून चाटा और कटी उंगली को मेज पर रखे कांच के पास ले गया। पल में उसकी उंगली फिर से उगाई। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी शक्ति बरकरार है। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। उसने खुद को सजाया और शहर के सबसे बड़े बार में गया ताकि कोई महिला ढूंढकर अपनी संतान पैदा कर सके। उसकी नजर सबसे खूबसूरत डीजे माया पर पड़ी। उसकी कमर की लचक ने उसे दीवाना कर दिया। वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, लेकिन बार में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। तभी एक रोबोट ने उससे बात करने की कोशिश की। ये छोटी सी बात विजय के गुस्से को भड़का देगी, किसी ने नहीं सोचा था। उसकी इस हरकत ने बार में मौजूद सबको दहशत में डाल दिया। लेकिन वहाँ दो लोग ऐसे थे जो विजय की चेतावनी को अनसुना कर गए। मजबूरन विजय ने उन्हें मार डाला। इस अचानक हुई घटना ने सबको डरा दिया, लेकिन विजय ने सबको फौरन खड़े होकर नाचने का हुक्म दिया। ये संघ की मांग किसी के लिए भी हैरान करने वाली थी। सब डर के मारे कांप रहे थे। किसी का नाचने का मन नहीं था, लेकिन विजय को इसकी परवाह नहीं थी। वो चाहता था कि अगर उसे अकेले रहना पड़े तब भी वो सबसे चमकदार रहे। जब पुलिस ने बंदूक तानकर उसे चेतावनी दी तो विजय ने पलटकर उन सबको भगा दिया। लोगों को नहीं पता था कि विजय इतना ताकतवर क्यों है। वो एक खास तरह का इंसान था। जब संजय ने उस पर गोलियों की बौछार की तो उसके शरीर के जख्म पल में ठीक हो गए। वो न सिर्फ बच गया बल्कि सबके सामने उस जगह से निकल गया। लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। उसने गाड़ी से विजय का पीछा शुरू किया ताकि उसे पकड़ सके। तभी संजय ने हैरानी से देखा कि उसका जख्म बहुत धीरे ठीक हो रहा था। साफ था कि संजय की बंदूक की गोलियां खास थी जो विजय जैसे जीव के लिए बनाई गई थी। मजबूरन विजय ने गाड़ी को जबरदस्ती रुकवाया और छत पर चढ़ गया ताकि संजय से आखिरी जंग कर सके। संजय ने भी देर न की और बंदूक निकालकर तैयार हो गया। भारी गोलीबारी में संजय ने विजय को मारा, लेकिन उसका रास्ता बंद होने की वजह से वो कुछ कर न सका। आखिरकार विजय नदी में कूदकर वहाँ से भाग निकला। एक आदमी को अचानक डर लगा जब उसने देखा कि एक डायनासोर का कंकाल वहाँ खड़ा होकर आराम से पानी पी रहा है। इस अजीब दृश्य को देखकर उसे लगा कि शायद उसकी आंखों ने धोखा खाया। लेकिन जब उसका टॉर्च गलती से गिर गया और उसकी आवाज से डायनासोर का ध्यान उसकी ओर गया तो विजय भाई डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन डायनासोर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और तुरंत उसके पीछे दौड़ा। विजय भाई किसी तरह उसे चकमा देकर एक कमरे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। ये सोचकर कि डायनासोर फिर से हमला कर सकता है, उन्होंने बिना देर किए एक डेस्क के नीचे छिपकर लैंडलाइन फोन से अपने पुराने दोस्त को फोन किया। दोस्त ने कहा कि घबराओ मत, एक मैनुअल है जिसमें हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन तभी डायनासोर ने उनकी छिपने की जगह को उलट दिया। विजय भाई ने जल्दी से मैनुअल पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी वक्त एक हड्डी ऊपर से गिर पड़ी। डायनासोर करीब आ रहा था, जैसे अगले ही पल वो विजय भाई का सिर काट लेगा। मजबूरी में उन्होंने हड्डी उठाई और जोर से आगे फेंक दी। जैसे ही वे भागे, डायनासोर हड्डी को मुंह में दबाकर उनके पास आ गया। ये देखकर विजय भाई को एक साहसिक ख्याल आया। उन्होंने हड्डी उठाकर फिर से पीछे फेंकी। इससे उन्हें पता चला कि डायनासोर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तभी उन्हें हैरानी हुई कि सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि कई तरह की अजीब जीव उनके सामने प्रकट हो गए। डर के मारे वे म्यूजियम के गहरे हिस्से में भागे, लेकिन वहाँ प्रदर्शन में रखी हर चीज जिंदा हो गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि ईस्टर द्वीप की पत्थर की मूर्तियां भी बोल रही थी। विजय भाई कुछ समझा रहे थे कि तभी एक झुंड आदिमानवों ने हमला कर दिया। उनकी आक्रामकता देखकर विजय भाई बिना देर किए भागे और आखिरी पल में एक लिफ्ट में छिप गए। लेकिन आदिमानव उन्हें मार डालना चाहते थे। सौभाग्य से लिफ्ट ने काम किया और वे बच गए। जब लिफ्ट नीचे बेसमेंट में रुकी तो विजय भाई सतर्क थे। डर था कि आदिमानव फिर से हमला करेंगे। खतरे की पुष्टि के बाद वे प्रदर्शनी हॉल में भागे और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वहाँ भी मूर्तियां जिंदा थी। कोलंबस और एक भारतीय आदिवासी उनके सामने आ गए। भाषा अलग होने की वजह से विजय की बातें आदिवासी को समझ नहीं आई। जब वे ढूंढने गए तभी एक तलवार आदिवासी की गर्दन के आर पार हो गई। विजय भाई ने देखा कि वे उत्तरी अमेरिका के गृह युद्ध के बीच में आ गए थे। लोग एक एक कर मर रहे थे। वे इस खतरनाक जगह से भागे और एक शांत जगह मिलने पर रुके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जाल में फंस चुके थे। जब उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ महसूस किया और उसे हटाया तो देखा कि उनके आसपास छोटे छोटे लोग थे। इससे पहले कि वे संभल पाते एक और हमला हुआ। छोटे लोगों के हथियार बदलने के मौके का फायदा उठाकर वे वहाँ से भागे, लेकिन गलती से छोटे लोगों के एक और शहर में पहुंच गए। अगले ही पल उन्हें बांध दिया गया और शहर में धकेल दिया गया। उनके सरदार के इशारे पर काउबॉय ने उन्हें रेल की पटरियों पर बांध दिया। तभी एक ट्रेन गुफा से तेजी से आई। इससे गुस्साए विजय भाई ने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ दी, लेकिन दूसरी छोटे लोगों की सेना पहले से तैयार थी। हमले शुरू हो गए। तभी एक टोपी वाला आदमी प्रकट हुआ और विजय भाई को बचा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का 26वां राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। उसने बताया कि म्यूजियम में ये सब एक फराव के सोने के टुकड़े की वजह से हो रहा था। रात 12 बजे के बाद सभी प्रदर्शनी की चीजें जिंदा हो जाती थी और म्यूजियम में घूमती थी, लेकिन
रूजवेल्ट ने कहा कि सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही सभी जिंदा चीजें फिर से प्रदर्शनी की वस्तुएं बन गई। म्यूजियम की डरावनी रात आखिरकार शांत हो गई।